स्मॉल टेरिटरी में वो इस तरह से क्या था, डिवाइडेड था। और जो लोकल जो एरिया थे, लोकल एरिया मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एरिया थे, दे वर गवर्न बाय द लोकल चिफ्टन। चिफ्टन मतलब लोकल रूलर। तो लाइक जैसे इंडिया में यूनिफिकेशन का काम किसने किया था मेन, अंडर जो मेन वर्क था दैट वाज, आप कह सकते हैं, डन बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड दैट टाइम द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वाज द होम मिनिस्टर फॉर द नेशन। तो ये क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द मेन, आप कह सकते, आर्किटेक्ट बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जितने भी लोकल एरिया थे, बहुत सारे लोकल एरिया क्या थे, यानी मोर देन 500 स्मॉल टेरिटरीज वर देयर बिफोर इंडिपेंडेंस। और कई लोग आना नहीं चाह रहे थे इंडिया में, कई लोग अलग होना चाह रहे थे अपने को, लेकिन उसमें रोल किसने प्ले किया सबसे ज्यादा, मैंने अभी बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, क्यों? क्योंकि दैट टाइम ही वाज फर्स्ट, आप कह सकते हैं, होम मिनिस्टर। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ होम मिनिस्ट्री कि दे हैव टू यूनाइटेड, आप कह सकते हैं, एंटायर नेशन by making any type of effort. If there is a requirement of effort, so they have to make some efforts to unify the nation. So that time the जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, he played the vital role. तो जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया है, तो वैसा ही जो जर्मनी की यूनिफिकेशन था, पहले जैसे आपने पढ़ा था, जो वेरियस यूरोपियन कंट्री थे, तो दे वर आल्सो डिवाइडेड इन सो मेनी स्मॉल फ्रेगमेंटेशन। जो फ्रेगमेंटेड, जो एक तरह से लोकल एरिया हैं कुछ, जैसे जैसे इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही जितने भी पूरे यूरोपियन कंट्री का अगर एग्जांपल लें, तो प्रीवियसली दे वर आल्सो गवर्न्ड बाय द लोकल चिफ्टन। तो अब कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू यूनाइट देम? तो समबडी विल टेक, आप कह सकते हैं, द लीडिंग रोल, यानी कि कोई ना कोई तो लीडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा। तो उसमें जो केसर विलियम फर्स्ट का जो नाम आता है, वो मेन है। और जो आपकी बुक में दिया है, मैं उसमें आपको बता दे रहा हूँ, तो जनरल आइडिया हो गया। हाँ, आफ्टर 1848 द नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम द एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। फिर नेशनलिस्ट sentiments were often mobilized by the conservatives and promoting the state power, achieving political domination over Europe. यानी कि political domination का मतलब है, यानी कि जो भी लीडर हैं, they should be elected by the, आप कह सकते हैं, voters or countrymen, and whatever decision they are going to take about their own country, so it will be accepted by the, or it may be accepted by the each and everyone without any objection. So that और इसमें सबसे ज्यादा जो लीडिंग रोल प्ले किया था, वो किसने किया था? मोस्ट ऑफ द जो लिटरेट पर्सन थे, जो मिडिल क्लास पीपल थे, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस ऑफ विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट। जैसे मैंने एग्जांपल अभी इंडिया से दिया था, तो यूनिफाइड स्टेट का मतलब वही है कि सपोज पहले अगर मान लिया कुछ एरिया हैं, तो प्रीवियसली सपोज दे वर गवर्न्ड बाय द लोकल चिफ्टन, बट नाउ by making some efforts, so they were very much united by the dialogue method or by the democratic method, ठीक है ना? और वो सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन था, it was coming from the middle class people, यानी कि वाइड स्प्रेड among the middle class Germans, who in the 1948 tried to unite the different regions of the German। यानी कि जैसे हमने एग्जांपल इंडिया से दिया था, सेम सिमिलर जो आप कह सकते हैं आइडियोलॉजी है, या सिमिलर जो आप प्रोसेस है, तो इट वाज आल्सो एप्लीकेबल इन जर्मन, ठीक है ना? जर्मन में भी यही सीधा सीधा एप्लीकेबल हुआ। एंड दैट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय लार्ज लैंडलॉर्ड्स, यानी कि ऑफ पर्शिया। फ्रॉम देम ऑन पर्शिया टुक द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, ये भी एक नाम आता है, एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना? चीफ मिनिस्टर जैसे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, अदर नेशनलिस्ट लीडर हम नाम लेते हैं बार बार, और जिसमें आपका महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसमें, जो आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए। तो वैसे ही इसमें क्या है, सो मेनी लीडर्स प्लेइंग द वाइटल रोल, जिसमें बिस्मार्क का भी नाम आता है बीच बीच में। वर द मेन आर्किटेक्ट of this process carried out with the help of Persia army on bureaucracy. There were over 7 years with Austria, Denmark, France, and did the Persia victory and completed the process
ऑफ यूनिफिकेशन इन 1871, यानी कि 1871 में द एंटायर प्रोसेस वाज कंप्लीट, ठीक है ना, दैट प्रोसेस वाज कंप्लीट। हाँ बोलो बेटा। हाँ अंशु का कुछ कहना चाह रहा है, कुछ हाँ बेटा। No sir, nothing by mistake. मैं सोच रहा था शायद कुछ वाइब्रेट किया था ना तुम्हारा। हाँ ऑन द यानी कि अदर हैंड कोल्ड मॉर्निंग ऑन द 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट जो मैंने बोल रहा था ना बार बार, प्रिंसेस का मतलब जो जो लोकल एरिया थे, दे वर गवर्नड बाय द लोकल प्रिंसेस। So they were joined together. They had a meeting in a particular place. German state representative of the army, important Prussia ministers, including Chief Minister Otto von Bismarck, gathered in the unheaded hall. यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, जैसे हमारे पर अलग अलग बिल्डिंग के नाम है, तो वो उसमें जाकर के एक साथ मिले। और जो उसमें न्यू जर्मन जो एम्पायर था, दैट वाज हेडेड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया, ठीक है ना। केसर विलियम फर्स्ट यानी कि जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की थी, तो दैट वाज ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ केसर विलियम फर्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद तो जर्मन इस मीटिंग के बाद डिसाइड हो गया कि भाई हम वी आर गोइंग टू डिसाइड आवरसेल्फ एज ए यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का मतलब है एक नेशन स्टेट। यू कैन से नेशन स्टेट, जैसे पहले previously the different areas were known as with different names। अभी क्या है, आफ्टर दिस प्रोसेस, यानी कि जब उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम पूरे जर्मन को एक तरह से एक नेशन के रूप में देखना चाहते हैं, एंड दैट वाज डिसाइडेड इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग। एंड लेटर ऑन अभी का एक नेशन जो थ्योरी निकल कर आई, अभी क्या है, अब इस दिन से 1871 के बाद तो जर्मन था दैट वाज डिक्लेयर एज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट की थ्योरी मैंने पहले बताई थी, ठीक है ना। नेशन स्टेट का मतलब है आप पूरे के पूरे जितने भी फ्रेगमेंटेड जो पॉलिटिकल डिविजन्स थे, तो दे वर रेडी टू यूनाइट देमसेल्व्स अंडर द वन कंट्री अंडर द नेम ऑफ जर्मन, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यहाँ पर कंप्लीट हो गया 1871 में, ठीक है। अब आ जाइए इटली के बारे में इसमें दिया है थोड़ा सा। इटली यूनिफाइड, जैसे लाइक इटली और आप कह सकते हैं जर्मनी, और यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम इंडिया से फिर दोबारा एग्जांपल हम दे सकते हैं, उनके एग्जांपल को याद रखेंगे। जैसे इंडिया में लीडिंग रोल किसी ने प्ले किया था, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, टू यूनिफाइंग द एंटायर इंडियन स्टेट, ठीक है ना। प्रीवियसली दे वर गवर्नड बाय द लोकल चिफ्टन। तो लाइक वाइज जैसे मैं इंडिया का इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हम रिलेट करके जल्दी समझ जाते हैं बातों को, इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। इसलिए और कोई इसका कोई लेना देना नहीं इंडिया से, लेकिन इंडिया की बात को हम याद रखेंगे तो सिमिलर थ्योरी विल बी एप्लीकेबल इन इटली, सिमिलर थ्योरी विल बी एप्लीकेबल इन जर्मनी, सिमिलर थ्योरी विल बी एप्लीकेबल इन अदर स्टेट, अदर यूरोपियन स्टेट ऑल्सो, ठीक है ना। तो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, जैसे जर्मनी का देखा हमने, तो इटली वाज आल्सो डिवाइडेड इन सो मेनी स्मॉल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब स्मॉल साइज स्टेट, यानी कि जो पूरे यानी कि जो इटली था दैट वाज नॉट अ सिंगल यूनिट, ठीक है ना। और सिंगल यूनिट बनाने के लिए उसके लिए एफर्ट कर रहे थे, हाउ वी आर गोइंग टू यूनाइट द एंटायर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल यूनिट्स इन अ सिंगल यूनिट। So that efforts was made in Italy, and Italy was divided into 7 states. जो mainly जो थे वो the entire Italy was divided into 7 states. 7 states में divided था। तो उसके बाद बात शुरू हुई उसमें जो during 1830s the Gaspé Mazzini, जो पहले भी इसका जिक्र आया था, जो Mazzini है had sought a put together यानी कि unifying the Italy Republic। He had also forced the secret society called Young Italy. There's a secret society also formed by this Mazzini. जैसे इंडिया में मैंने एग्जांपल दिया था, किसने की थी? यंग बंगाल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन सा? यंग बंगाल मूवमेंट जो था दैट वाज लॉन्च्ड बाय द डिरोजियो इन इंडिया, ठीक है ना। डिरोजियो इन इंडिया, जैसे डिरोजियो का नाम हमने पढ़ा था 8th में, तो वैसे ही जो सिमिलर आप कह सकते हैं सीक्रेट सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ गैस्पी मैज़नी,
जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया इंडिया से, सिमिलर जो प्रोसेस था दैट वाज आल्सो एप्लीकेबल इन इटली। इटली में भी उसने इन्होंने रोल प्ले किया, और इंडिया में किसने रोल प्ले किया था? डिरोजियो ने। तो वैसा ही रोल इटली को यूनाइट करने में तो जो मैजनी था, he played a vital role to unifying the entire Italy. और इटली previously how many fragmentation was there in Italy? अभी मैंने जस्ट बताया था कितने फ्रेगमेंटेशन थे, मैंने जस्ट अभी बताया था, किसी को याद है? 7। हाँ 7, हाँ हिमांशु, हाँ 7 में। तो 7 स्टेट एंड ही ट्राइड टू यूनाइट द एंटायर इटली अंडर वन लीडरशिप, अंडर वन नेशन। तो अल्टीमेटली ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल। और बाद में धीरे धीरे क्या है, इन 1861 द विक्टर एम्यूअल सेकंड वाज डिक्लेयर और प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यानी कि जो बाद में जब यूनाइटेड हो गया इटली, तो विक्टर एम्यूअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ ए यूनाइटेड इटली, यानी कि ही डिक्लेयर एज ए किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जैसे इंडिया में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस में नेहरू के अंडरशिप लीडरशिप में हो गया, और फादर ऑफ नेशन डिक्लेयर इन द आप कह सकते हैं किसका, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा गया लेटर ऑन। तो वैसे ही क्या है, जो विक्टर एम्यूअल सेकंड जो है, तो ही वाज डिक्लेयर एज द मेन लीडर ऑफ इटली। तो यहाँ पर इटली का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद है स्ट्रेंथ केस इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में भी वही चीज है जो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट की जो एक तरह से थ्योरी थी, तो दैट वाज आल्सो एप्लीकेबल इन ब्रिटेन आल्सो। एंड लेटर ऑन ब्रिटेन वाज आल्सो नोन एज द यूनाइटेड, आप कह सकते हैं नेशन। पहले जैसे आपका आयरलैंड था, ठीक है ना, और आयरलैंड क्या है, अलग अलग, मतलब ब्रिटेन वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्मॉल फ्रेगमेंटेशन, और बाय मेकिंग सम एफर्ट्स, ठीक है ना, और ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ये यूके का नाम जो पड़ा है यूनाइटेड किंगडम, तो इसलिए पड़ा है, पहले केवल ब्रिटिशर्स थे वहां पर, लेकिन आयरलैंड वगैरह वो अलग अलग एरिया थे। बट आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ एंटायर इंग्लैंड और एंटायर जो ब्रिटिश का जो एरिया था, एंड लेटर ऑन दैट वाज नोन एज विद द नेम ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब अब एरिया बहुत ज्यादा हो गया, तो इंग्लैंड नाउडेज आल्सो नोन एज सो मेनी नेम्स। एक लंदन के नाम से जाना जाता है, लंदन तो हालांकि एक कैपिटल सिटी है, लंदन इज ए कैपिटल सिटी, इट इज नॉट इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द कंट्री, बट लंदन के नाम से हम कभी कभी पहले जानते थे उसको। फिर उसके बाद आपका इंग्लैंड के नाम से जाने लगा। इंग्लैंड का भी मतलब पूरे कंट्री को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, बट लेटर ऑन इट इज नोन एज द यूनाइटेड किंगडम। जितने भी किंगडम थे, जो छोटे छोटे किंगडम थे, हाँ यूनाइटेड किंगडम मतलब जो छोटे छोटे किंग थे, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन थे, तो दे वर गवर्न्ड बाय द लोकल चिफ्टेंस, बट नाउ दे वर रेडी टू यूनाइटेड देमसेल्व्स इन एज ए सिंगल स्टेट। और जब सिंगल स्टेट डिक्लेयर हो गया, तो इट इज नोन एज द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। और यूनियन जैक के नाम से भी, ब्रिटिश फ्लैग इज नोन एज द यूनियन जैक, ठीक है ना। यूनियन जैक मतलब यूनिफिकेशन होकर के उसको एक यूनियन जैक के नाम से, जो ब्रिटिश फ्लैग है उसको हम इसके नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी ब्रिटेन में भी वही थी, सेम थ्योरी, प्रोसेस इज सेम, नेम ऑफ द प्लेस एंड सम लीडर्स नेम मे बी देयर। These are the आप कह सकते हैं मेन डिफरेंट when you are going to read out the history of any particular country। चाहे नेशनलिज्म की थ्योरी चाहे इंडिया से रिलेटेड पढ़े, चाहे इटली से रिलेटेड पढ़े, या यूरोपियन कंट्री से और दूसरे यूरोपियन कंट्री से पढ़े, तो क्या है, जब प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम, प्रोसेस जो वट एवर प्रोसेस दे आर अडॉप्टिंग, तो इट इज ऑलमोस्ट सेम, बट क्या है, नेम ऑफ द प्लेस एंड नेम ऑफ द लीडर एंड ईयर में भी डिफरेंट, बस जिस मच आप कह सकते हैं सेपरेट फ्रॉम ईच एंड एवरी कंट्री। अदरवाइज तो जो सिस्टम है वो सेम है, सिमिलर सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है ना। एंड वी आल्सो इंस्पायर्ड बाय दीज इवेंट्स, व्हाटएवर इवेंट्स टुक प्लेस, आप कह सकते हैं इन द अर्लियर पार्ट का मतलब बिफोर 1947, तो हम भी उससे काफी इंप्रेस हुए। तो इंडियंस आल्सो आप कह सकते हैं मेकिंग देयर डिसीजन बाय ऑब्जर्विंग और बाय फॉलोइंग द after history of other European countries like France, Russia, UK, USA,
ठीक है ना। तो ये जितने भी कंट्री हैं जो डेवलप्ड नेशन है, नाउअडेज दे आर कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड नेशन एंड ऑल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर गवर्न्ड बाय द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो बहुत सारे जो थ्योरी है, बहुत सारा जो सिस्टम है, तो वी आर अडॉप्टिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, क्योंकि वो कंट्री क्या है, दे आर प्रोवाइडिंग, और आप कह सकते हैं द वेरी गुड एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पहले जो बिगिनिंग स्टेज में उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने एक स्टेजेस से होके गुजरे, तो जो कंट्री अंडर ब्रिटिशर्स थे, जो कंट्री इंपीरियल कंट्री के अंडर में रह रहे थे वो, तो उन्होंने भी उनके रास्ते को या उनकी थ्योरी को या उनके जो मेथड्स थे, तो दे वर आल्सो अडॉप्टेड बाय द अदर, आप कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी, जैसे इंक्लूडिंग इंडिया भी उसमें से एक आता है, जो हमने उनकी काफी चीजों को कॉपी करके, काफी चीजों को फॉलो करके, और अल्टीमेटली वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस, एंड नॉट ओनली इंडिपेंडेंस, we also very much successful to unite the entire nation, and नेशन को एंटर करने के बाद फिर क्या है, इंडिया इज अ नेशन एंड इंडिया इज अ रिपब्लिक, ठीक है ना। लेटर ऑन ये तो खैर ये एक ही थ्योरी है लगभग, लेकिन नाम अलग आ जाएंगे, डेट में भी डिफरेंट, लीडर्स के नाम अलग हो जाएंगे, और जो इसका जो टेन्योर है या पीरियड है वो अलग हो जाएगा, बस दिस मच डिफरेंस इज देयर। फिर उसके बाद आता है एक कॉलम, एक और आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब सीधी बात है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा, जब इंडिया को एक यूनाइटेड एक तरह से अप्रोच या यूनाइटेड नेशन या नेशन स्टेट के रूप में जब फ्रेम किया हमने, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने हमारे इंडिया की एक क्या है, एक पिक्चर बनाना शुरू कर दिया, और दैट पिक्चर वाज वेरी मच एसो विद द फीमेल फिगर, जो भारत माता की जो एक तरह से जो पिक्चर थी, तो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिस्ट, दैट डिफरेंट आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन देयर डिफरेंट टाइम्स, और अल्टीमेटली जैसे ये इंडिया से एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे ही प्रीवियसली जो आप कह सकते हैं जो फिलिप का जो ये एग्जांपल दिया पेज नंबर 23 पर, ये जो पिक्चर दी है, तो दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि बहुत सारे नेशंस में ये ऐसी पिक्चरों के थ्रू उन्होंने पब्लिक को मोटिवेट किया, और एक नेशन को एक क्या है, एक पिक्चर का फॉर्म दे दिया कि भी ये हमारी जो मदरलैंड है, और मदरलैंड हमेशा क्या है, ज्यादातर कंट्री में, मोस्ट ऑफ कंट्री इट इज आप कह सकते हैं पिक्चराइज एज अ फीमेल फिगर। ज्यादातर के कंट्री जितने भी है, यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो एशियन कंट्री हो, तो जब उन्होंने यूनिफिकेशन हुआ, और जब उन्होंने क्या यूनिफाइड होने के बाद क्या है, जब वो डिक्लेयर हुए एज ए नेशन स्टेट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द कंट्री आर आप कह सकते हैं फॉलोइंग द ऑलमोस्ट द फीमेल फिगर पूरे नेशनल सिंबल, जो नेशनल यूनिटी का जो सिंबलाइज है, वो हर एक जगह आप देखेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो फीमेल फिगर ही डिक्लेयर एज नेशन स्टेट, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे दूसरे यूरोपियन कंट्री की बात करें, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये भी हो जाएगा, जर्मन में ऐसा ही था, इटली में भी ऐसा ही था, और जो जितने भी कंट्री हैं उस सब में वैसा ही था, जो इंडिया में जैसा कि आपने देखा। और इंडिया ने भी कहां से लिया, इंडिया की कोई अपनी थ्योरी नहीं थी, बल्कि क्या है, जो भी इवेंट पहले हो चुकी थी पूरे वर्ल्ड में, तो दे वर अडॉप्टेड बाय द इंडियन लीडर, ठीक है ना। कहां से नया आइडिया आएगा, कुछ न्यू अप्रोच में भी देयर, कुछ नए अप्रोच थे। जैसे अगर आप यूएसए की हिस्ट्री देखें, अगर आप फ्रांस की हिस्ट्री देखें, आप इवन इटली की हिस्ट्री देखें, या अदर यूरोपियन कंट्री की हिस्ट्री देखें, तो इन द बिगिनिंग स्टेज ओनली जो एडल्ट फ्रेंचाइज थी उनमें, इन कंट्रीज का नाम लिया मैंने, कुछ कंट्री का नाम लिया मैंने, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पास ऑन थ्रू द सेम प्रोसेस, यानी कि जो मैंने नाम लिए हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो अगर आप देखें जितने भी कंट्री 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जो दे गॉट देयर फ्रीडम एंड दे यूनाइटेड एज ए नेशन स्टेट, तो ऑलमोस्ट दे गॉन थ्रू द सिमिलर आप कह सकते हैं आइडियोलॉजी और सिमिलर प्रोसेस, whatever process we are adopting or we adopt during the आप कह सकते हैं just after 1947, तो similar process are adopted by the various European country or various आपके country in the world। यूएसए का नाम ले सकते हैं, उसमें यूके का नाम है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, इटली का है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो लेकिन उसमें अगर आप इंडिया के कंपैरिजन करेंगे तो एक ही अंतर है केवल, जो मेन जो ब्रॉड जो डिफरेंस है,
क्योंकि हम लेटेस्ट डेमोक्रेसी एक तरह से, वन ऑफ द लेटेस्ट नेशन, यानी कि हम 72 ईयर्स हमारे इसके फ्रीडम के हुए हैं। और जो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये क्या है 200 ईयर्स, 250, मोर देन 300 ईयर्स उनको हो चुका है उस प्रोसेस से गुजरे हुए। तो उनका जो अच्छी अच्छी बातें थी हमने अडॉप्ट करी। लेकिन एक सबसे जो यूनिक जो चीज हम अगर कंपैरिजन करें इंडिया में, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, कब से 1950 से, जब से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया है थ्रू आउट द कंट्री, तो एवरीबडी इज इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर, एवरीबडी इज हैविंग राइट टू वोट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। लेकिन जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, जो अभी हमने इसमें नाम लिया, जर्मनी का, इटली का है और फ्रांस का है, अगर मान लिया सेपरेटली यूएसए के बारे में बात करें, तो वो उनमें क्या है, बिगिनिंग स्टेज में उनको सबको एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, यानी कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट जो था, तो दैट वाज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। पहले किस किस को यानी कि वोटिंग का राइट किसको मिलता था? जो या तो रॉयल फैमिली वाले थे, रॉयल फैमिली और रिच धनाढ़, जो धन वगैरह ज्यादा है, जिनके पास लैंड ज्यादा थी, या जो बहुत ज्यादा बड़े 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 इंडस्ट्रीज थे, या बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हाईली क्वालिफाइड जनरेशन थी, तो उनको केवल सेलेक्टेड पर्सन्स वर अलाउड टू कास्ट देयर वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इन द बिगिनिंग स्टेज इन ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, इवन यूएसए। लेकिन लेटर ऑन सफरेज मूवमेंट वाज लॉन्च इन सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज, और यूएसए का आपको ध्यान होगा, सफरेज मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द वुमेन टू गेट द इक्वल राइट, इक्वल वोटिंग राइट। तो सफरेज मूवमेंट के बाद जब ये उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, किसके ऊपर? सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर, तो अल्टीमेटली दे डिक्लेयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल कंट्रीमैन इन रेस्पेक्ट ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और स्किन कलर। तो नाउअडेज जो जितने भी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री हैं, दे आर ऑल्सो, आप कह सकते हैं, गेटिंग देयर सिटीजन्स ऑल्सो गेटिंग द सिमिलर, आप कह सकते हैं, राइट टू वोट, और एवरीबडी इज इंटाइटल्ड टू रजिस्टर देयर वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, ठीक है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो हम उनको तो इतने स्ट्रगल के बाद ऐसा मिला, लेकिन वी आर लकी इनफ, यानी कि वी आर मतलब इंडियंस आर फॉर्चुनेट इनफ, from the beginning itself we are getting this particular right without any discrimination, without any gender discrimination, without any religious discrimination, without villagers or urban people, without literate person or illiterate person, without poor or rich. So each and every Indian, those who are completing their age of 18 nowadays, so all are allowed to cast their vote at the time of election. So this is the unique आप कह सकते हैं thing we have seen in Indian democracy. यहाँ हमारे यहाँ ये सबसे पहली बात है, from the beginning itself every Indian is getting or allowed to register their vote at the time of general election, even MLA election हो या कोई local body के election हो, चाहे village पंचायत के election हो, चाहे वो member of parliament के elections हो, यानी कि each and every जो democratic process है, तो every Indian, every adult are getting the equal opportunity to cast their vote at the time of general elections. This is the unique thing in Indian democracy, ठीक है ना। और ये तो हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा, ये तो मैंने कोरिलेट किया जिससे आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, इसलिए बाकी इंडिया की डेमोक्रेसी का कोई लेना देना इससे है नहीं, लेकिन वी आर गोइंग टू कोरिलेट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोरिलेट का मतलब जल्दी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है जब कोरिलेट करते हैं किसी बात को, ठीक है ना। हाँ, फिर आ जाइए जो लास्ट वाला जो आपका इसमें जो टॉपिक बचा है वो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म का मीनिंग सबको आ गया होगा मुझे लग रहा है। नेशनलिज्म का मतलब फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द कंट्रीमैन इन रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एवरीबॉडी फील दैट वी आर सिटीजन ऑफ ए सिंगल नेशन, so that feeling is known as the nationalism. मतलब you can explain in so many ways, उसको नेशनलिज्म को बहुत तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। So this is one way to explain the what do you mean by nationalism. Or you can say if every countryman is ready to sacrifice his or her life at the time of crisis, or at the time of when any country, any enemy country, they are going to attack or they are attacking on our frontiers, so every Indian, every countryman is ready to sacrifice their life. यानी कि जो maximum जो sacrification है, जो sacrifice है,
So we all are ready to sacrifice our life to protect our boundaries of the country. ये भी एक वे हो सकता है. This way is also very much useful, और आप कह सकते हैं important. How you are going to explain the nationalism, ये भी एक feeling हो सकती है. और जब अगर मान लिया ज्यादा नंबर का कुछ आता है, कुछ ज्यादा बड़ा लिखना है आपको, तो और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ओलंपिक गेम, और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, or any football or badminton, whatever matches are going on in an international forum. So every Indian is ready to support, every countryman is ready to support their own countryman. Countryman मतलब whether they are going to participate in the weightlifting, और चाहे वो एथलीट हैं, चाहे वो प्लेयर क्रिकेट प्लेयर है, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर है, तो वी ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट अवर ओन प्लेयर्स. ठीक है ना. यानी कि इन रेस्पेक्ट ऑफ तमिलनाडु और महाराष्ट्र कोई भी है, यानी कि व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर अ नेशन, तो एवरी इंडियन इज सपोर्टिंग द पर्टिकुलर टीम, चाहे वो क्रिकेट की हो, फुटबॉल. दैट मे बी कंसीडर्ड नेशनल फीलिंग. ये भी नेशनलिज्म की फीलिंग हो सकती है बाय गिविंग दिस टाइप ऑफ एग्जांपल. ठीक है ना. इस तरह के एग्जांपल दे करके आप और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. जी बेटा, हाँ बोलो. Suruchi, you want to say something? Suruchi beta, Suruchi say yes or no? Suruchi, कुछ वाइब्रेट किया था बेटा आपका माइक, कुछ पूछना चाह रहे थे क्या सुरुचि बेटा? चलो खैर, हाँ कुछ सुरुचि कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? मैं आगे बढ़ूं? अरे मैं आगे बढ़ूं बच्चे. सही है सर ना सुरुचि? मैं कुछ ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा वाइब्रेट किया हो. अच्छा चलो खैर. हाँ, तो नेशनलिज्म जो मैंने बताया एक कॉमन वर्ड में है, वही है. बाल्कन स्टेट का इसमें नाम आ जाएगा. तो बाल्कन स्टेट जो है इसमें रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्जीरिया है, ग्रीस है, जॉर्जिया है, बोस्निया हर्गोविना है, ये सर्बिया है. ठीक है ना. ये जितने भी मैंने कंट्री के नाम लिए हैं, प्रीवियसली दे वर पार्ट ऑफ बाल्कन स्टेट. बाल्कन स्टेट में ये इनका नाम आता है. ठीक है ना. तो जैसे बाल्कन स्टेट में इतने सारे कंट्री आते हैं जो मैंने अभी नाम लिया है, तो ये क्या कंट्री है, यानी कि यहाँ भी नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई. और अल्टीमेटली दे डिक्लेयर एज ए नेशन अल्टीमेटली, क्योंकि प्रीवियसली दे वर गवर्न्ड बाय द इंपीरियलिस्ट कंट्री. और इंपीरियलिस्ट यानी कि नेशनलिज्म का तो क्लियर हो गया होगा अभी आपको, जो मैंने अभी कई तरह से एक्सप्लेन कर बताया. अरे नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया मेरे बच्चे? yes, sir. हाँ. अब हम बच्चे हाँ इंपीरियलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैसे इंडिया वाज ए इंपीरियलिस्ट कंट्री व्हेन इंडिया वाज गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि इंडिया वाज नाउ डिक्लेयर्ड ए सेपरेट नेशन. इंपीरियलिस्ट पावर्स फॉर कंट्रोलिंग आप कह सकते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया बिफोर 1947. तो इंपीरियलिस्ट पावर कौन कौन सी थी इंडिया में? एक तो मेन थे ब्रिटिशर्स, दूसरे फ्रेंच, और तीसरी जो पार्टी थी पोर्टुगीज. ये आपने पढ़ रखा है. यही थे जो मैं बता रहा हूँ भाई. मौसम हाँ बोलो. yes, sir. हाँ, तो जो सबसे बड़ा जो पार्ट था उसमें किसने प्ले किया था? ब्रिटिशर्स ने. कुछ टेरिटरी गवर्न बाय द फ्रेंच, और कुछ जो जैसे गोवा वगैरह का जो एग्जांपल देता पोर्टुगीज. ये 3 यूरोपियन पावर थी, और दीज ऑल 3 यूरोपियन पावर्स वाज कंसिडर्ड एज इंपीरियल पावर्स. इंपीरियल पावर का मतलब है दे वांट टू एक्सटेंड देयर सुप्रीमेसी ओवर अदर कंट्रीज व्हेन दे वांट टू एक्सप्लॉइट देयर नेचुरल रिसोर्सेज, व्हेन दे वांट टू एक्सप्लॉइट देयर आप कह सकते हैं कंट्रीमैन फॉर देयर ओन बेनिफिट. ठीक है ना. तो दीज कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज इंपीरियल पावर्स. जो भी कंट्री अपने कंट्रीमैन अनलिमिटेड रख करके दूसरे कंट्रियों के ऊपर अपना कब्जा बनाना चाह रहा है, they want to control the entire resources under their control. ठीक है ना. to make their maximum profit and they never bothered about the welfare of the आप कह सकते हैं countrymen. so this approach, जो भी those who are having this type of approach, whether you are talking about the UK or France or Portugal, किसी के बारे में आप बात करें, तो these countries are known as the imperialism power or imperialist powers. Those who want to control the आप कह सकते हैं resources of other country and they want to extend their boundaries. ठीक है ना. तो these powers are generally considered as a
इंपीरियल पावर्स और इंपेरियलिज्म आप कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे मैंने यूके का एग्जांपल दिया, फ्रांस का एग्जांपल दिया और पोर्चुगल का एग्जांपल दिया, क्योंकि ये जो 3 पावर मैंने काउंट करी है, ये तीनों पावर इंडिया के जो डिफरेंट टेरिटरीज दे वर गाउंड बाय द ऑल 3 यूरोपियन पावर, ठीक है ना। तो वो क्या होगी यूरोपियन पावर हमारे लिए क्या हो गए, these countries were considered as imperial power। इंपेरियलिज्म का अगर समझ गए आप, यानी कि वो अपने कंट्री को ना गवर्न करते हो बल्कि का दूसरे कंट्री में आकर के उनके रिसोर्सेज को फॉर देयर ओन बेनिफिट दे वांट टू कंट्रोल देयर ओन रिसोर्सेज, ठीक है ना। उनके रिसोर्सेज को छोड़ करके दूसरे के कंट्री में आकर के उसको पूरा कैप्चर कर लेना, और दे वांट टू एक्सप्लॉइट द एंटायर रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो दिस टाइप ऑफ आप कह सकते हैं जो कंट्री हैं, क्या उसमें यूके का नाम लीजिए या फ्रांस का, पोर्चुगल का, बार बार मैं इसमें नाम ले रहा हूं क्योंकि दे आर वेरी मच रिलेटेड टू इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया से वो काफी रिलेट करते हैं। तो दीज पावर्स आर कंसिडर्ड एज इंपीरियल पावर्स, ठीक है ना। तो ये इसमें अब जिसमें रशिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, हंगरी है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो दीज कंट्री वांट टू एक्सटेंड देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दे वांट टू एक्सप्लॉइट द resources of other countries and they want to establish supremacy over the other countrymen. So this approach is considered as imperialism कह सकते हैं, imperial theory या imperial approach you can say, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, so many examples are given। और ये इस तरह से क्या है, ये आपका चैप्टर काफी लंबा था और इसको एक बार देखो, इसको चैप्टर की रीडिंग बार बार करते रहना। अभी तो आपके जो आपका पीटी बनाने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करो। केवल आपके जो उसमें सिलेबस में जो मैंने पहले भेज दिया था ऑल 3 चैप्टर विल कम, ऐसा कुछ लिखा था ना, तो अब उसको अमेंडमेंट करके एक अलग से पेपर डाला गया है पीटी 1 के लिए, ठीक है बेटे। तो प्रिपेयर योरसेल्फ एज पर योर जो आपका स्कूल की जो उस पे है, किस पे जो पेपर